भारत की बात करें तो निफ्टी 18,000 के स्तर को पार कर गया है और अब 19,000 के स्तर को छूने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आखिरकार बाजार में डीकपलिंग के संकेत किन फैक्टर्स से मिल रहे हैं, बता रहे हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी हाँ, फिर से डीकपलिंग का जो शब्द है वो वापस आ गया है और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारतीय बाजार जो है वो ग्लोबल ट्रेंड के विपरीत जो है वहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये आप समझेंगे तो सबसे पहले मैं लूँगा महंगाई यानी इन्फ्लेशन। यहाँ पे जो है कल आंकड़ों की बात करें तो भारत के जो इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन है वो लगभग 7% आई है। थोड़ी सी नरमी ज़रूर देखने मिली है अगस्त के महीने में उनके हाई लेवल से। हालांकि अगर दूसरी तरफ यूएस के बारे में बात करें तो वहाँ पे उनकी जो सीपीआई कल आई थी आंकड़े वो लगभग 8.3% का देखा गया था पूरा साल में देखें तो। अब ऑफकोर्स ये जो है लगभग 40 साल के हाई लेवल्स पे अभी भी है। और अगर यूके की बात करें तो जुलाई महीने में जो उनकी महंगाई थी वो भी लगभग 40 साल के हाईज में देखने मिली है। अब इन्फ्लेशन से फोकस आता है आपका अर्निंग्स पे और पहले तिमाही जो जून क्वार्टर है उसके अर्निंग्स के बारे में बात करें तो ईपीएस ग्रोथ में जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है वहाँ पे 20% का ग्रोथ देखने मिला है। S&P 500 जो यूएस का है वो लगभग 12% का ईपीएस ग्रोथ दिखाया है और यूरो स्टॉक्स जो यूरोप का है वहाँ पे 13% स्टॉक्स में जो है ईपीएस ग्रोथ देखने मिला है। इसके अलावा आप जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे दबाव यूएस और यूके दोनों में देखने मिल रहा है, दोनों नेगेटिव है। लेकिन उसी जगह भारत को देखें तो लगभग 13.5% का जीडीपी ग्रोथ देखने मिला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे भारत में स्ट्रेंथ दिखने मिल रही है इकोनॉमी में। सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑटो सेल्स में। यहाँ पे आपके पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में अच्छी जो है सेल्स देखने मिल रही है। सर्विसेज की जो पीएमआई इंडेक्स है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिली है। और इसके अलावा जो जीएसटी कलेक्शंस है वो बहुत शानदार देखने मिले हैं। 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। ऑफ कोर्स याद रखिए भारत में जो क्रेडिट सिस्टम है और जो कैपेक्स में बढ़ोतरी हुई है उस पे मैक्रो फैक्टर्स में बहुत तेज़ी और बुलिश नज़रिया एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। ऑफ कोर्स चाइना +1 स्ट्रैटेजी था और दूसरा अब यूरोप +1 स्ट्रैटेजीज़ भी आ रहा है। तो इसके कारण जो है बहुत बुलिश नज़रिया जो है भारत में बना हुआ है। लेकिन अब थोड़े स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2022 में कैसी प्रदर्शन थी और यहाँ पे दिख रहा है भारत की जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वहाँ पे 4% का ईयर टू डेट में जो है परफॉर्मेंस देखने मिला, यानी कि पॉजिटिव है। बाकी अन्य बाजार आप देख लीजिए, निक्केई देख लीजिए, डाउ जोन्स यूएसए देख लीजिए, यूरो स्टॉक्स देख लीजिए, ये सारे ग्लोबल इंडिसेस जो नेगेटिव में है लगभग 3 से लेकर 16% तक का गिरावट देखने मिला है इन ग्लोबल इंडिसेस में। और अगर नास्डैक की बात करें जो टेक हैवी है वहाँ पे तो लगभग 26% का गिरावट देखने मिला है इस साल। बिल्कुल, तो भारतीय बाजार जो है वो डीकपल होते दिख रहे हैं। हमने अच्छी तेजी भी आज बाजारों में देखी, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। बाजार की बात ही कर लेते हैं। आज गैप डाउन खुलने के बाद बाजार में हमने देखा निचले स्तरों से जोरदार रिकवरी दिखी। निफ्टी नीचे से करीब 250 अंक संभलकर 18,000 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी हमने नीचे से 1100 अंकों का सुधार देखा। दिन भर किस तरह का एक्शन रहा बाजार में, बता रही है मेरी सहयोगी प्रियंका उपलानंद। देखिए आज जब गैप डाउन खुला उसके बाद बाजार पर शायद थोड़ा दबाव रह सकता है, इस तरह की उम्मीद थी। लेकिन इतनी स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। पहले इनिशियल डिप से बॉट हुए और पहले 1 घंटे में तो आपने रिकवर होते हुए बाजार को देखा। पहले बैंक निफ्टी रिकवर हुआ और फिर निफ्टी ने, क्योंकि उसे आईटी और रिलायंस से एक जो ड्रैग डाउन मिल रहा था वहां पर भी आपको शार्प रिकवरी देखने को मिली। आज बैंक्स ने क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिखाई। 41,400 के पास आपको बैंक निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स बंद होते हुए दिखाई दिया और इसमें लीड जो स्टॉक्स ने किया वो इंडसइंड बैंक, कोटक, एसबीआई जैसे काउंटर्स ने आज बाजार को सहारा दिया ऊपर की तरफ। इनफैक्ट पहले 5 बड़े काउंटर्स की आप बात करें तो उनमें आपको बैंक से, लार्ज कैप बैंक से इंडसइंड बैंक, एसबीआई, ये सारे काउंटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आप अगर विपरीत और इसके अलावा कुछ पावर स्टॉक्स थे जैसे एनटीपीसी। इनफैक्ट एनटीपीसी तो अपने 52 वीक हाई के पास चल रहा है। पावर ग्रिड, ये दूसरे स्टॉक थे जहां पर आपको अच्छी मूव देखने को मिली। ड्रैगर्स कौन से थे बाजार के लिए? आईटी पैक ने आज बाजार को अच्छा खासा नीचे खींचा, वीक सेक्टर। और साथ ही जिस तरह से गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई उसके बाद आप अगर ड्रैगर्स की बात करें तो पहले 5 लूजर्स जो हैं उसमें 4 काउंटर्स तो सिर्फ आईटी पैक से हैं। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये सारे आपको बाजार जो जिन स्टॉक्स ने बाजार को कमजोरी दी ये वो सारे स्टॉक्स हैं। मिड कैप में अगर बात करें कि मिड कैप में एक्शन आज कहाँ देखने को मिला, होल्डिंग कंपनी के स्टॉक्स में आपको फिर से अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। और टाटा होल्डिंग, ये तो टाटा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, ये तो अपने
52 वीक हाई के पास भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सीमेंट काउंटर्स में जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसे मिड कैप स्पेस की आप बात करें, वेदांता ने एक अच्छी मूव दिखाई सेकंड हाफ में, वहां पर 10-11% की मूव देखने को मिली, और कल्याण ज्वेलर्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जो मिड कैप के स्ट्रॉन्ग गेनर्स रहे। इसी के अलावा अगर आप इसी के साथ अगर आप लूजर्स की बात करें तो वहां पर आपको स्टॉक्स लाइक एलटीटीएस में एक गिरावट देखने को मिली मिड कैप स्पेस में, क्योंकि आज आईटी बहुत वीक दिख रहा था, और उसके अलावा कुछ और दूसरे स्टॉक्स भी हैं। 52 वीक हाई पे इस वक्त आपको कुछ लॉजिस्टिक काउंटर्स भी दिख रहे हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, वहां एक बड़ी मूव देखने को मिली, और टाटा इन्वेस्टमेंट, बजाज होल्डिंग, ये सारे 52 वीक हाई पे कारोबार कर रहे हैं। और कल्याण ज्वेलर जैसे स्टॉक है जिन पर बाजार आज दिन भर बेहद अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। तो 18,000 से कुछ नीचे पॉइंट्स तो जरूर बंद हुए, लेकिन आज क्लियरली बाजार ने जो स्मार्ट रिकवरी दिखाई और एक बार फिर से प्रूव किया कि यूएस मार्केट के सेंटिमेंट्स को बिल्कुल भी अब इंडिया जरूर कैरी कर सकता है, लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं होने देता है। और आप स्मार्ट रिकवरी आज बुल्स के हाथ में था आज का दिन, कहना चाहिए। बिल्कुल, बुल्स के हाथ में था आज का दिन। हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बाजार के लिए अब भी महंगाई एक बड़ा रिस्क है। उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई का असर बाजार पर अगली 1 से 2 तिमाही तक रहेगा। यूएस में इन्फ्लेशन के आंकड़े हमने देखे और जिससे वो नर्वसनेस आई है, वो लगभग हमारी मतलब एक्सपेक्टेशन में थी। हम कुछ समय से यही सोच रहे थे कि ये जो मार्केट में हमने रैली देखी है, न केवल इंडिया में तो हमने पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूस रैली देखी है, लेकिन अभी जो रिसेंटली पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में ग्लोबल रैली भी हुई थी ऑन दी एक्सपेक्टेशन के इन्फ्लेशन का डेटा शायद बेटर आएगा या ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए हैं वगैरह वगैरह। बट जो कंटिन्यूइंग रिस्क्स जो है या जो मार्केट के सामने थे पिछले कुछ महीनों से, वो एक हद तक मार्केट समझने लगा था कि शायद वो कंप्लीटली आउट ऑफ रेकनिंग हो गए हैं या दे आर ऑफ द टेबल, बट एक्चुअली वो ऐसा है नहीं। सम ऑफ द रिस्क आर स्टिल लर्किंग एंड दे आर देयर एज पार्ट ऑफ द सिस्टम। चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, और चाहे वो ग्रोथ की समस्या हो या पॉसिबिलिटी ऑफ स्लो डाउन इन ग्रोथ हो, पर्टिकुलरली इन ग्लोबल मार्केट्स। तो ये जो आंकड़े कल हमने देखे इन्फ्लेशन के बारे में, वो प्रोबेबली एक तरीके से एक ग्रिम रिमाइंडर है कि भाई ये रिस्क अभी तक पूरी तरीके से टेबल से गायब नहीं हुए हैं। एंड ये एक जो प्रोसेस है ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड उसके लगते हुए जो भी इम्पैक्ट ग्लोबल ग्रोथ पे आने वाला है, ये एक प्रोसेस अभी भी जारी है और शायद उसके लिए और 1 से 2 क्वार्टर का समय लग सकता है। और उस दौरान एक मार्केट में बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यूएशन अगर बहुत ज्यादा हद तक आगे बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो एक पुल बैक या एक रियलिटी चेक की जरूरत न केवल ग्लोबल मार्केट्स को बट इंडियन मार्केट्स को भी शायद जरूरत लगी। फेयर पॉइंट। आप इन जनरल जो जितना भी डेटा आता आया है अभी तक लास्ट कुछ महीनों में, क्या आप इस बात को मानते हैं कि इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी यूएस में यहाँ से नेगेटिव की तरफ है? उसका रेट ऑफ चेंज भले ही ऊपर नीचे हो सके क्योंकि वो कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रैजेक्टरी इज ऑन द लोअर साइड, या अभी ये भी कहना शायद काफी ज्यादा प्रीमेच्योर होगा? देखिए, तो एक समस्या इसमें किसी एक तरफ का कॉल लेने के लिए ये आ रही है कि एक तरीके का फेड और कंज्यूमर, यूएस कंज्यूमर पर्टिकुलरली अगर हम देखें, हम उसके बारे में बात करें, तो एक बैटल चल रही है। एंड हुआ यूं है कि एट वन लेवल फेड इज कमिटेड टू ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन, एंड उन्होंने बहुत सारे ओकेशंस पे अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि हम we will do whatever it takes in order to get inflation in control, और हम इंटरेस्ट रेट हाइस करते आ रहे हैं। वो लगभग हमेशा से हमारी समझ में थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब तक के जो रेट्स हाइक हुए हैं उससे कुछ हद तक स्लो डाउन ग्लोबल मार्केट्स में और ग्लोबल इकोनॉमीज में और यूएस इकोनॉमी में जरूर आया है, लेकिन उस हद तक नहीं आया है जहां ऐसा माना जा सके कि फेड अब यहाँ से कुछ सॉफ्टनिंग दिखाएगा या इंटरेस्ट रेट्स की प्रक्रिया में अभी एक बहुत बड़ा सॉफ्टनिंग आ जाएगा। वो शायद मानना डिफिकल्ट है क्योंकि यूएस कंज्यूमर बहुत ही स्ट्रांग है, और न केवल वो कोविड के पहले वो स्ट्रांग था, बट ड्यूरिंग कोविड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो आई थिंक
ये जो बैटल है वो शायद थोड़ा और लंबा चल सकता है, और हमें कभी-कभार ऐसे डेटा हमारे सामने आएँगे जो कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ने चाहिए। कभी कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स आएँगे जो कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा स्लिप डाउन नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये डायनामिक्स जो है, वो कुछ हद तक और कुछ समय तक और चलेगा, टू बी एबल टू डिसाइसिवली से कि इन्फ्लेशन अ, आने वाले रीडिंग में कम हो जाएगा, वो शायद थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन ऑन अ ट्रेंड बेसिस क्लियरली जो 8.5-9% इन्फ्लेशन यूएस या हमने यूरोपियन इकोनॉमीज़ में भी जो देखा है, वो मुझे लगता है कि मॉडरेट तो ज़रूर होगा, स्पेशली विद ऑयल प्राइसेस हैविंग कम डाउन, कमोडिटी प्राइसेस हैविंग कम डाउन। तो एक ये इवेंचुअलिटी है, एंड बेस इफेक्ट भी कहीं न कहीं आगे जाके आप हमें आने वाले 2 या 3 क्वार्टर में दिखाई देगा। लेकिन टू ज़ूम इन टू द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स एंड से कि 8.5% इन्फ्लेशन 6% हो जाएगा, वो शायद एक हद तक थोड़ा ब्रवाडो होगा मेरे हिसाब से। बैंकिंग शेयरों में आई तेजी का असर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों पर देखने को मिला है। आज एसबीआई का मार्केट कैप 5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ को पार कर गया है। 3 महीने में एसबीआई के शेयर में हमने करीब 26% की तेजी देखी है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उम्मीद जताई है कि इस साल क्रेडिट ग्रोथ 15% रहेगी। कंज्यूमर डिमांड और कंज्यूमर लोन्स की जो डिमांड है, होम लोन की डिमांड, कार लोन की डिमांड, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की डिमांड, उन सब में बराबर जो है वो तेज़ी से ही बढ़ रही हैं। और इस कारण से जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसमें भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जहाँ तक बात है, उसमें भी तकरीबन 70% प्रपोजल जो है वो प्राइवेट सेक्टर से ही आ रहे हैं। तो इन सब के चलते मेरे को पूरी आशा है कि ये ट्रेंड जो है, जो हमने देखा है अभी तक, ये सस्टेनेबल रहेगा और आने वाले दिनों में भी अच्छी ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी देखने को मिलेगी। रेमंड के ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल ने हमसे खास बातचीत में कहा कि कुल इन्वेंट्री का 70% हिस्सा बिक चुका है और कंपनी 2 से 3 साल में कर्ज मुक्त हो जाएगी। टोटल इन्वेंट्री जो हम बना रहे हैं वहाँ पे 4 मिलियन स्क्वायर फीट, उसमें 65 to 70% हमारे इन्वेंट्री बिक चुकी है और 80% लॉन्च्ड इन्वेंट्री की बेच चुके हैं। तो बट कैश फ्लो आना बाकी आगे आने वाले कैश फ्लो भी क्या होता है, जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये सारे माइलस्टोन लिंक्ड पेमेंट है, तो इसके कारण क्या होता है कि कैश फ्लो बहुत फास्ट है। हम जो लोग स्लैब जनरली इंडस्ट्री में स्लैब 15 दिन में कास्ट करते हैं, वी आर एबल टू कास्ट इन 7 डेज। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि कैश फ्लो फास्ट हो गया। तो अभी एज वी स्पीक टुडे हमारा जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो नेट कैश पॉजिटिव पे हम बैठे हुए हैं। नॉट कि नहीं तो जनरली ये एक्सपेक्टेशन होती है कि रियल एस्टेट बिजनेस में डेट होएगा, आज हम नेट कैश पॉजिटिव पे बैठे हुए हैं। और ओवरऑल डेट रिडक्शन पे भी तो बहुत फोकस है। हाँ, वो तो है ही है। और अगर आप देखिए तो पिछले 2 साल में पैंडेमिक में करीब 700 और 750 करोड़ हमने डेट रिड्यूस कर दिया है। एंड हमारा बहुत क्लियर विजन है कि नेक्स्ट 2 से 2.5 साल में वी विल बी अ डेट फ्री कंपनी। इस बार की दिवाली काफ़ी शानदार रहने वाली है। विजय सेल्स के एमडी नीलेश गुप्ता ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि कोविड के बाद सभी सेगमेंट में मजबूत डिमांड दिख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार दिवाली सभी सेगमेंट में दिवाली के दौरान ऐतिहासिक बिक्री की उम्मीद है। एक अच्छी चीज होने वाली है कि सारी कैटेगरी अच्छी करेगी, और जो मुझे लगता है सबसे बढ़िया जो कैटेगरी ग्रोथ करेगी वो है डिजिटल वॉचेस, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट है। आप जैसे मोबाइल अब इतना बड़ा सेगमेंट हो गया है, उसी हिसाब से डिजिटल वॉचेस अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। और बाकी देखने जाएं तो टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, एयर कंडीशनर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड्स वेदर कैसा रहेगा। बट अदरवाइज मेरे ख्याल से इस बार किचन की तरफ बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट आ गया है। आफ्टर द कोविड जब 2 महीने घर पे रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस वक्त बाहर से भी कुछ मंगा नहीं पा रहे थे, कि किचन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो किचन अप्लायंसेज हैं, हॉब, चिमनीज, उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस आएगा। और आई थिंक दिवाली इज द राइट टाइम फॉर पीपल टू अपग्रेड द किचन्स एज वेल एज द होम्स। तो आई थिंक इस बार सबसे ज्यादा हर चीज बिकने वाली है, ये हमें पूरा उम्मीद है।
ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कई कदम उठा रही है। इसमें ब्याज दरों को कम करने जैसे कदम भी शामिल हैं। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने एक्मा के वार्षिक कन्वेंशन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में ऑटो इंडस्ट्री में तेजी कायम रहेगी। देश की ग्रोथ के लिए ये काफ़ी अहम कदम होगा। We need to bring down lower interest rates for electric vehicles. There is a very high collateral and insurance charges which need to be brought down. We've discussed this with World Bank, which is willing to provide multilateral financial support to establish first loss guarantees, because the resale price of an electric vehicle is very low. But there is to my mind, there's a key challenge, and that challenge is of relying on imported components and parts. The FAME scheme, we had built into it that 50% should be localized so that we radically shift towards local component manufacturing and resolve for making in India. This will be totally critical that the automobile sector and the automotive component industry grows and prospers at a very rapid pace. Secondly, it'll grow at rapid pace because India's urbanization process has just begun. That is, the challenge for India is really to create two Americas in the next 5 decades. Two Americas in the next 5 decades and create actually a Chicago in a very sustainable manner every 2 years. A new Chicago every 2 years. That's the challenge. So you have the ability to technologically leapfrog, which America and Europe tries to do. The level of destruction will be enormous, whereas in India, from 20 cars per 1,000 people, your ability to technologically leapfrog is enormous. And my view is that a green mobility revolution is really knocking on our doors, whether we like it or not, and India's focus has to be on shared, connected, and an electric transportation movement. और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर उत्साह भी है और उमंग भी, लेकिन कंपनियों से लेकर सरकार तक सब ईवी के बाजार बढ़ाने को लेकर कोशिशें कर रहे हैं, मगर इन गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं राह में रोड़ा हैं। आखिर क्या हैं कमियां? पेश है इसी पर हमारा स्वदेश विशेष। भरोसा बनने में सालों लगते हैं, लेकिन टूटने के लिए एक ही झटका काफ़ी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देश का फ्यूचर कहा जा रहा है, लेकिन इस फ्यूचर पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। वजह है आग। पहले जहां ओला प्योर ईवी के बाद अब लेटेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ओकिनावा में आग लगने की घटनाएं हुई, तो अब हाल ही में तेलंगाना के सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में आग लगी और घटना ने लोगों के दिलों में एक बार फिर डर बैठा दिया है। इस मामले में ईवी में आग लगने को लेकर नए सिरे से एक बहस शुरू हो गई है। आखिर कैसे होगा ईवी का सपना साकार, उसी पर करेंगे हम एक खास चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये एक रिपोर्ट। ये धुआं, ये गुबार, क्या यही है देश के ईवी का भविष्य? पीछे आ जाओ भैया, पीछे आ जाओ। सोमवार को रात तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक ईवी शोरूम में आग लग गई। इस घटना में अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और इस मामले ने एक बार फिर से ईवी को लेकर डर का माहौल बना दिया है। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले ओला, फिर प्योर ईवी और ओकिनावा की गाड़ियों में भी आग लग चुकी है। पिछले साल सितंबर महीने में पुणे में प्योर ईवी के 2 स्कूटर जले थे। वहीं अक्टूबर 2021 में ओकिनावा के ही स्कूटर ने भी आग पकड़ ली थी। दिसंबर 2021 में HCD इंडिया के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगी, जिसमें एक 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद जनरल मोटर्स ने 73,000 बोल्ट ईवीज को रिकॉल किया था और बोल्ट की भी सभी गाड़ियों को वापस मंगवाया था। साथ ही हुंडई ने 82,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को वापस मंगाया था। दरअसल कई इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड्स अपने ईवी में लिथियम आयरन बैटरी मुहैया कराते हैं, जो कि इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की सबसे बड़ी वजह है। अब तक सामने आए ज्यादातर मामलों में
इस बैटरी पैक के गर्म होने के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर ने आग पकड़ी है। सरकार इससे पहले भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की घटनाओं को लेकर चिंता जता चुकी है। इसके लिए DRDO के एक लैब को जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं इस हादसे के बाद एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है कि क्या EV के मार्केटिंग के चलते जल्दबाजी तो नहीं हो रही है या फिर लापरवाही के साथ काम हो रहा है। ET नाउ स्वदेश। चर्चा अब जारी है यहाँ पर और मन में यही सवाल आता है कि कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो रही है। पूछते हैं ये सवाल हमारे आज के खास मेहमान से। टाइम्स ड्राइव के एडिटर और लीड क्रांति संभव हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। क्रांति, बहुत बहुत स्वागत ET नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे बड़ा सवाल इस समय जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आ रहा है, जिस तरह की खबरें हम पढ़ रहे हैं, एक जो बेसिक सवाल मन में ये आ रहा है कि कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो रही है EV को लॉन्च करके। लोगों में जिस तरह की बात बताई जा रही है कि आप आइए और EV खरीदिए, ये फ्यूचर की गाड़ी है, लेकिन शायद हम तैयार नहीं हैं। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बुलाने के लिए सुमित। और पहली चीज तो शायद मैं सहानुभूति देना चाहूंगा उन सभी परिवार वालों को जो सिकंदराबाद वाली जो आपने रिपोर्ट बताई वो बहुत ही दुखद था, जहां बेसमेंट में आग लगी और ऊपर होटल में रहने वाला जो गेस्ट थे वो उनकी मौत हो गई। यहाँ पे आपका जो सवाल है वो उसका एक हिस्सा बिल्कुल वाजिब नजर आ रहा है। सवाल लापरवाही को लेकर जरूर है सुमित। यहाँ पे सवाल न सिर्फ हम अपने आप या कस्टमर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उससे पूछे, सरकार से भी अब वो सवाल जरूर पूछा गया। और ये सरकार ने ही माना कि जो तेजी हमने देखी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ोतरी में, ग्रोथ में, उस हिसाब से टेस्टिंग वैसी नहीं बढ़ी थी। और इसी वजह से अभी हमने हाल में देखा है कि किस तरीके से जो टेस्टिंग के प्रोसीजर्स में अब अमेंडमेंट्स हुए हैं जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज स्वामी जो मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत कुछ एक साल पहले एक फेज आया था जहां बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बननी और बिकनी शुरू हो गई थी और वो चाइनीज माल लेकर आते थे, यहाँ पर असेंबल करके बेचते थे और रातों रात वो गायब भी हो जाते थे। ऐसे में जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक है, उनका भरोसा पूरा टूट गया था। इस वजह से बहुत साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बहुत एक्साइटमेंट नहीं था। अब अगर हम देखें इंटरनेशनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काफी काम हुआ है। जो बैटरी है, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सबसे बड़ी समस्या जो हीट को डिसिपेट करने की, उसके मैनेजमेंट की है, उसको लेकर भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं उन्होंने उसका जवाब निकाला है। लेकिन फर्क यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है जो सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में, जांच रिपोर्ट जब उन्होंने गठन किया था, सरकार ने भी कहा था कि बहुत जगह लापरवाही हो रही है। जो कनेक्टर्स हैं, जो बैटरी का डिजाइन है, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है और जिस तरह का माल वहां पर लगाया जा रहा है, उसमें कहीं नहीं कहीं कोताही बरती जा रही है। अपने शब्द कहा मार्केटिंग, मैं कहूंगा कि ज्यादा मुनाफे के चक्कर में वक्त से पहले बिना तैयारी के, और उन्होंने रेगुलेशन जो है वो उस वक्त उतना कड़ा नहीं था, उसका फायदा उठाते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आए जहां पर लोगों की जानें भी गई। और वो अब लग रहा है उसमें दूसरा पहलू ये भी है सुमित कि अब ये जो प्रोसेस है वो अब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। इंडियन जो होमोलोगेशन सेंटर्स हैं, जो गाड़ियों को टेस्ट करती हैं लॉन्च होने से पहले, वो भी अब पहले से ज्यादा तैयार हो रही हैं। तो दुर्घटनाएं हुई हैं, बहुत ही दुर्भाग्यवश बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। 2-3 कंपनियों ने रिकॉल भी किए हैं, जैसे हमने बताया प्योर ईवी, ओला या ओकिनावा। लेकिन अब ये लग रहा है कि अब शायद सही ट्रैक पर ईवी मैन्युफैक्चरिंग जा सकती है। ये एक और आता है कि जो बताई जाती है समस्या, वो ये कि बैटरी जो है वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि चार्जिंग करते वक्त जो है ये हादसे हो रहे हैं कई बार। हमें ये सलाह दी जाती है, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि आप ओवर चार्जिंग न करें। क्या ये बैटरी जो पूरा स्ट्रक्चर है उसकी चार्जिंग के प्रोसेस, क्योंकि मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसे कि जब मेरे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, कई बार मैं उसको भी रात भर शायद लगा के छोड़ देता हूँ, वो रात भर चार्ज हो रहा होता है। जब उसकी चार्जिंग होने की संभावना खत्म हो जाती है, वो बंद हो जाता है। क्या इन इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों में वो पॉसिबिलिटी नहीं है? क्या ये हादसे बैटरी पर फोकस करके रोके नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल सुमित, वही इस अमेंडमेंट के बाद जो कहा जा रहा है कि अब
ओवर चार्जिंग हो, हीट हो या ओवर हीटिंग हो, ये सभी आपके इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में आना चाहिए। इस तरह की चीज, जैसे मैंने बताया कि कोताही जो बरती गई है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में, बैटरी अपने आप में खतरनाक नहीं होती। बैटरी तब खतरनाक होती है जब वो गर्म हो जाती है, और उस गर्मी को, उस टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उस मैनेजमेंट सिस्टम को सही नहीं करते। जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत अहम इसमें पहलू नजर आता है। आपको याद होगा टेस्ला के अगर स्ट्रगल, अगर पूरा आप जर्नी देखें, वहां पर एक सबसे बड़ा जो उनका स्ट्रगल था सुमित, वो बैटरी के ऊपर था। बैटरी का शेप कैसे होगा, जो सेल का स्ट्रक्चर के अलावा सेल को किस तरह से जोड़ के रखा जाएगा, वो जब गर्म होंगे तो उन्हें ठंडा करने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा, और अगर खुदा ना खास्ता उसमें ब्लास्ट होता है तो उसको मिटिगेट करने के लिए, रोकने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा। और ये सालों लग गए उनको ये करने में, और जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं मास्टर कर पाए हैं। उन्होंने थोड़ा पैसा लगाया है, प्लस उनकी साख जो है वो दाव पर है। यहाँ पर जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स, कई बार जो हमने कोताही वर्ड इस वजह से मैंने किया क्योंकि वहां पे उनको लग रहा है कि आए बनाए और कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि उनका ब्रांड नेम वैसा नहीं है। जैसा हमने देखा कि नेक्सॉन के ऊपर तुरंत ही टाटा मोटर्स ने एक जांच बिठा दी थी। हाल में हमने देखा मर्सिडीज की खबर जो आई थी, जब एक्सीडेंट हुआ था तो जर्मनी की पूरी टीम यहाँ पर आ रही है जांच करने के लिए कि हाँ आखिर ऐसा क्यों हुआ कि साइरस मिस्त्री की जो मौत हुई। इसकी जो खबर आपने शायद देखी। पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो बैटरी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है या सबसे बड़ा चैलेंज है, वो बैटरी के अलग अलग केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। दुनिया भर में R&D चल रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल बैटरी को दोष शायद नहीं दे, वहां पर कनेक्टर जो लग रहे हैं, सस्ते माल अगर लग रहे हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आपने फोन का जिक्र किया, बहुत ही दिलचस्प चीज वो है कि आप गाड़ियों में भी वो सिस्टम हो सकता है जहां पर 80% के बाद या 90% के बाद वो चार्ज होना बंद हो जाए। क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? और यही इस जो नए रेगुलेशन की बात की जा रही है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा, वही ये लागू करवाने वाला है। जीएसटी प्राधिकरण के लिए बने जीओएम की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और फाइनल टच के बाद अगले हफ्ते तक इस रिपोर्ट को सबमिट करने की तैयारी है। आखिर क्या हो सकता है इस रिपोर्ट में, इस पर और जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, जो जीएसटी की जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था एपलेट ट्राइब्यूनल सजेस्ट करने के लिए, जो अब सूत्र बता रहे हैं कि वो अपनी रिपोर्ट नेक्स्ट वीक तक सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है, फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं रिपोर्ट को। हम ये जानते हैं कि जो जीओएम है, ये जो हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, वो चेयर करते हैं ये जीओएम, और जो बाकी काफ़ी मेंबर्स हैं इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान हो गए। ये हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने, हमने आपको पहले भी बताया था, कुछ ऑब्जेक्शंस रेज करे थे, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी नहीं थी उनके फेवर में, इसलिए जो जीओएम ये सजेस्ट करने वाला है अपनी फाइनल रिपोर्ट में, वो ये है कि एक प्रिंसिपल ट्राइब्यूनल होना चाहिए सेंटर में, और उस जो बाकी जो ब्रांचेस होंगे सारे स्टेट्स में, वो उसके सब ब्रांचेस होंगे, और प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो इस प्रिंसिपल ट्राइब्यूनल में सुने जाएंगे, और बाकी सारे डिस्प्यूट जो है स्टेट के जो बेंचेस होंगे उसमें सुने जाएंगे। जो सिलेक्शन कमेटी होगी इस ट्राइब्यूनल के लिए, वो ये सजेस्ट करेगी जीओएम की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हेड करना चाहिए, या फिर जो कोई जज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाएं वो इस सिलेक्शन कमेटी को हेड करें। ये दो मेजर सजेशंस इस जीओएम द्वारा दिए जा सकते हैं। ये हम जानते हैं कि जो जीओएम की जो रिपोर्ट है, वो जब नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें ये रिपोर्ट सुनी जाएगी, ये सबमिट हो जाएगी नेक्स्ट वीक, लेकिन जल्द ही जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की डेट डिस्कस होगी उसमें ये पूरे डिटेल में डिस्कस होगी ये रिपोर्ट, ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए से सेंट्रल बैंक को जल्द बाहर निकलने की उम्मीद है। बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सब्सिडरी में बदलाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। बताइए अंकुर। जी, आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस हटने से पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मन बनाया है। इसके अलावा उसकी जो सब्सिडरी है हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस की, उसको भी रिवैम्प करने की योजना है। हमें जो सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक मैकेंसी को हायर किया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये अगले 18 महीने में कंप्लीट होगा। इनफैक्ट अगर सूत्रों की माने तो अगले 6 महीने में कुछ विजिबल रिजल्ट्स भी नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ जो हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी है सेंट बैंक होम फाइनेंस,
उसको भी रिवैम्प करने की योजना है। और इसके तहत जो पहला कदम उठाया गया वो ये है कि जो इसका हेडक्वार्टर्स पहले भोपाल में होता था वो अब बदलकर मुंबई कर दिया गया है। आइडिया ये है कि जो बिजनेस है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंटिंग हो, साथ ही साथ कुछ जो बड़े लीड्स हैं वो होम फाइनेंस सब्सिडरी के जरिए बैंक को आए। अगर हम इसकी टोटल होम फाइनेंस बुक की बात करें बैंक की तो वो करीब 31,000 करोड़ रुपए की है और एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट्स सेंट बैंक होम फाइनेंस के करीब 12,000 करोड़ रुपए के हैं। तो आइडिया ये है कि इस जैसे ही ये कर्व्स हटते हैं उसके बाद बैंक बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए तैयार हो। आपको याद होगा कि बैंक ने ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जून के महीने में, जिसमें यह बताया गया था कि वो 7 महीने से लगातार पीसीए पैरामीटर्स से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए रिक्वेस्ट की गई थी रेगुलेटर की कि बहुत ही जल्द पीसीए कर्व से इनको बाहर करें। अब देखना यह होगा कि रेगुलेटर कितना जल्द इस पर एक्शन लेगा और साथ ही साथ बैंक ने जो नई डिजिटल स्ट्रैटेजी बनाई है और जो हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी को रिवैम्प करने की योजना है वो कितनी कारगर साबित होती है। अगली खबर राजधानी दिल्ली से। फ्रीबीज को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली को लेकर नया ऐलान किया है। दिल्ली में मुफ्त की बिजली अब शर्तों के साथ मिलेगी। अब उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। आज से ही इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। ये सुविधा 1 अक्टूबर से लागू होगी। कुछ लोगों की ये डिमांड थी, बिल्कुल सही डिमांड थी कि जी हम पे कर सकते हैं, हमें क्यों बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। हमें ऑप्शन दी जाए कि हम पे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। हमारे ऊपर सब्सिडी क्यों थोपी जा रही है। ये बहुत सही बात है कि सबको ज़बरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए। सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इधर गोवा में कांग्रेस के विधायक टूट गए हैं। गोवा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। उसके 11 में से 8 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज सभी एमएलए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से साथ विधानसभा पहुंचे और स्पीकर को कांग्रेस से अलग होने की चिट्ठी सौंप दी। इसके साथ इन विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। कांग्रेस के बागी विधायकों का नंबर पार्टी की कुल विधायकों की तादाद से 2/3 से ज्यादा है। ऐसे में इन विधायकों पर दलबदल कानून लागू नहीं होगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, लेकिन मुझे लगता है कि गोवा में कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी में 8 एमएलए ज्वाइन हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष सदानंद कानवड़े हैं, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत, वो हमें आज ज्वाइन हो गए। अपोजिशन लीडर, एक्स अपोजिशन लीडर माइकल लोबो, द कांग्रेस बिगेस्ट लीडर ऑफ एलेक्स सिक्वेरा और बाकी उनके साथ में सभी कांग्रेस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी। मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। Says that we are going to bring the people together, Bharat Jodo Yatra, but it is not true. From internal, the topmost leaders, the senior leaders, Ghulam Nabi Azad and all those other leaders, if you look at the utterances of Kapil Sibal, they are top leaders of this country. Once upon a time, those people were the main people of the Congress, the pillars of Congress. They have given a signal to the party that this Bharat Jodo Yatra is not going to bring any difference to the party. The internal leadership had to be strengthened, which nobody is taking care. So Bharat Jodo Yatra is going to be a failure. If you recollect, I was the first MLA of BJP along with other 3. 4 MLAs got elected in 19. So BJP party has not been new to me. I have worked in that party. So today the situation is, the way Prime Minister is taking India forward, the way Prime Minister is creating a name for the country abroad, where each Indian is looked at with respect everywhere you go.
The world is looking at Indian with a respect. Those days are gone where the Indian, that feeling is not there. And the way the country is moving forward, he wants to create new this for the country. Similarly, I feel that Goa should not be behind. Goa should also march in conformity with PM's progress. And Dr. Pramod Sawant is also doing a good job. So it helps him also if he gets a good support. वेदांता समूह और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दिग्गज फॉक्सकॉन ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले FAB मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र की जगह गुजरात में लगाए जाने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब सियासत गरमा गई है। शिवसेना, NCP, कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां एक और मामले को लेकर आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर साजिश करने का आरोप लगाया है, तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। साथ ही शिवसेना, कांग्रेस और NCP ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर इस सेमीकंडक्टर प्लांट को महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है। वेदांत और फॉक्सकॉन का जो प्रोजेक्ट है, कल हमें ये पता चला कि वो कल हमारे हाथों से निकल गया। महाराष्ट्र में पूरी उनकी तैयारी थी आने की, पुणे के जिले में पूरा उनका फिक्स हुआ था आना। ठीक है, जो भी उनकी बातें केंद्र सरकार से हो, गुजरात सरकार से हो, अच्छी निगोसिएशन हुई होगी शायद गुजरात से, उधर चले गए, उसका दुख नहीं है। दुख इसी बात का है कि जो प्रोजेक्ट हम महाराष्ट्र में लाने वाले थे, हमारे निगोसिएशन चल रहे थे सरकार से, वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ, वो कहीं ना कहीं वहाँ उन्होंने देखा नहीं इस सरकार ने, या ये जो व्यवस्था है इन्होंने, और ये प्रोजेक्ट हाथों से निकल गया। वैसे ही शायद मुख्यमंत्री महोदय अभी के मंडलों में या इधर उधर घूमने में व्यस्त रहेंगे, उनके राजनीतिक जीवन में व्यस्त रहेंगे, और 3 सितंबर को बल्क ड्रग पार्क का जो प्रस्ताव था, हमारा जो प्रोजेक्ट था, वो भी हमारे हाथों से निकल गया है। वो कहाँ गया है? तो आंध्र प्रदेश गया है, हिमाचल प्रदेश गया है और गुजरात गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दर्दनाक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि हादसा उस वक्त हुआ जब एक मिनी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंचे सेना के बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। साथ ही जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने घटना पर शोक जाहिर करते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। देश में आज का दिन हादसों से भरा ही रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बाद अहमदाबाद से भी दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां लिफ्ट गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर घायल है। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसके लिए मजदूर लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन सामान ले जाने के दौरान 7वीं मंजिल पर अचानक लिफ्ट टूट गई। बता दें कि हादसे के वक्त लिफ्ट में 8 मजदूर सवार थे, जिनमें से 7 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बिल्डिंग अभी बन रही है, वो जो नॉर्म्स है, जो बिल्डिंग खड़ी करने का जो नॉर्म्स है, उनके हिसाब से वो जो सारी तपास होगी, उनमें जिन लोगों का जो भी खामी होगी वो उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। अगली खबर भी गुजरात से ही जुड़ी हुई है, जहां ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड्स और गुजरात ATS ने भारतीय जल क्षेत्र में 6 मील अंदर एक पाकिस्तानी नाव पकड़ी है, जिससे 40 किलोग्राम ड्रग्स मिली हैं। ड्रग्स की कीमत 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ATS के अधिकारियों के मुताबिक हेरोइन को गुजरात तट पर उतारने के बाद इसे सड़क मार्ग से पंजाब ले जाया जाना था। पाकिस्तान लगातार सीमा से सटे इलाकों के जरिए भारत में नशे की खेप पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन भारतीय जाबाजों ने मुस्तैदी से उसके मंसूबे को नाकाम कर दिया। बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जिसमें अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ जारी है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस EOW के सामने पेश हुई हैं। इससे पहले जांच एजेंसी ने जैकलीन को 12 सितंबर को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जैकलीन ने पुराने कमिटमेंट्स का हवाला देते हुए पूछताछ को आगे बढ़ाने की मांग की। बता दें कि इस मामले में जैकलीन के अलावा EOW ने मीडिएटर पिंकी ईरानी को भी समन किया था। जानकारी के मुताबिक जैकलीन और पिंकी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। इससे पहले इसी मामले में दिल्ली पुलिस एक्ट्रेस नोरा फतेही से 6 घंटे पूछताछ कर चुकी है।
बात करते हैं मवेशियों के लिए बेवक्त मौत साबित हो रहे लंपी वायरस की। दरअसल देश के कई राज्यों में लंपी वायरस पशुओं पर काल बनकर टूट रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों के मवेशियों में लंपी वायरस फैल चुका है। इस वायरस की चपेट में आने से देश भर में अब तक करीब 50,000 से ज़्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर अब केंद्र और राज्य सरकारों ने कमर कस ली है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेजी से पांव पसार रहे लंपी वायरस की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार कई राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर इस वायरस पर नियंत्रण पाने की कोशिशों में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि पिछले दिनों में लंपी बीमारी से भारत के कई राज्यों में पशुधन का नुकसान हुआ है। इससे बचाव के लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली गई है। हिंदी हमारी आपकी भाषा, जन जन को जोड़ने वाली भारत की भाषा। आज पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया। वैसे तो कई भाषाएं और बोलियां भारत की खूबसूरती हैं, लेकिन हिंदी सबसे ज़्यादा राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं हिंदी दिवस पर ईटी नाउ स्वदेश की एक खास रिपोर्ट, क्यों खास है हिंदी। देश में एकता की जान है, हिंदी भारत की शान है। हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का जो जरिया है वो है हमारी भाषा। ये हमारी संस्कृति, साहित्य और इतिहास का प्रतीक होती है। यूं कहें कि सबको एक सूत्र में पिरोकर चलने का माध्यम। हमारे देश में यही माध्यम है हिंदी। हिंदी जो लगभग 77% लोगों की बोलचाल की भाषा है, कईयों के रोजगार का जरिया भी है। दुनिया में इंग्लिश और चाइनीज के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा भी हिंदी है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल आजादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक ने मुहिम चलाई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उस समय हिंदी विरोधी गुटों ने इसका विरोध किया कि पूरे देश में हिंदी नहीं बोली जाती, ऐसे में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाना चाहिए। तमिलनाडु में तो इसके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी हुए, जिसके बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। तब देश के प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा संसद में की, लेकिन आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया और तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हर साल ये मनाया जाता है। दुनिया भर के 420 मिलियन से अधिक लोग पहली भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। हिंदी को अपना नाम फारसी शब्द हिंद से मिला, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। अच्छा, बड़ा दिन, संविधान और आत्मनिर्भर जैसे शब्दों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है। अवतार, बंगलो, गुरु, जंगल, खाकी, कर्मा, लूट जैसे शब्द अंग्रेजी भाषा ने हिंदी से ही लिए हैं। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष और सेक्रेटरी के लिए कोर्ट से मिली खुशखबरी की बात बताते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह अगले 3 सालों के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में और क्या कुछ कहा है, बता रही है मेरी सहयोगी मीनाक्षी भांजा। उच्चतम न्यायालय ने आज बीसीसीआई की याचिका जो कि मांग कर रही थी मॉडिफिकेशन की, ताकि जो मिस्टर जय शाह और सौरव गांगुली का जो टेन्योर है बीसीसीआई में वो कंटिन्यू किया जा सके, उस पर अपनी मुहर लगा दी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा जो बेंच थी, उन्होंने बीसीसीआई की शर्तों को अपनी हामी देते हुए ये बात नोट किया कि जो बीसीसीआई के लिए सोलिसिटर और माइकर्स कह रहे थे कि कूलिंग ऑफ पीरियड का जो क्लॉज है उसे मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि कूलिंग ऑफ के वजह से जो कुछ नोन और वेल नोन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका टेन्योर जो है उसमें बाधा पड़ती
है वो इंटरप्ट होता है और इसी वजह से बीसीसीआई की जो याचिका है उसने गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के आगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के पहली जो इससे पहले की जजमेंट्स हैं उसको मॉडिफाई करने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट दे दे और ये इजाज़त आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और इस आदेश की वजह से जो मिस्टर जय शाह हैं और सौरभ गांगुली हैं उनका जो टेन्योर है वो कंटिन्यू करा जा सकता है अब बीसीसीआई में। कल से उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट शुरू हो रहा है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी समरकंद जा रहे हैं। कोविड के बाद पहली बार एससीओ समिट में 8 देशों के नेता आमने सामने मिलेंगे। बैठक के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। समिट में रूस, चीन और पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने का कोई तय कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कूटनीतिक हलकों में जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की संभावित मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के कांग्रेस से पहले इसे सबसे महत्वपूर्ण घटना बताया जा रहा है। सीमा विवाद के बीच भारत और चीन गोगरा हॉट स्प्रिंग से अपने सैनिकों को पीछे हटा चुका है। इसे एक पॉजिटिव जेस्चर माना जा रहा है। इस बार समिट में भारत की मौजूदगी काफ़ी अहम है क्योंकि इस शिखर सम्मेलन में के बाद भारत सितंबर 2023 तक के लिए एससीओ समिट की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका में एक बार फिर से उम्मीदों को ध्वस्त करते हुए महंगाई के आंकड़े आए हैं, जिससे बाजार हिल गया है वहां का। लेकिन आखिर क्या कहते हैं ये आंकड़े, इसी पर पेश है हमारा स्वदेश विशेष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। पिछले कुछ सालों से दुनिया में आर्थिक मोर्चे पर मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं। वजहें अलग अलग हैं। आर्थिक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि मंदी को रोका जाए, लेकिन ये कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। मंदी आएगी या नहीं ये अलग बात है, लेकिन मौजूदा हालात मंदी से कम नहीं हैं। खासकर अमेरिका में, जहां बीते रोज महंगाई के आंकड़े आए तो तमाम उम्मीदों को तोड़ते हुए दिखे। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिस बात का डर था बेदर्दी वही बात हो गई। कुछ यही बयां कर रहे हैं अमेरिका के रिटेल महंगाई के आंकड़े। अगस्त में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 8.3% पहुंच गई, जिसकी इस बार उम्मीद नहीं थी। कोर महंगाई दर 0.6% बढ़कर 6.3% तक पहुंच गई है, जबकि कोर महंगाई 0.3% घटने का अनुमान था। वहीं हाउसिंग, मेडिकल में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। हैरानी की बात यह है कि फ्यूल कीमतों में तेज गिरावट के बाद भी ये महंगाई बढ़ी है। फूड इंडेक्स में पिछले साल 11.4% की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि 1979 के बाद से एक साल में दर्ज की गई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। जैसे ही रिटेल महंगाई की आंकड़े आए तो ग्लोबल बाजारों का मूड बिगड़ गया। जून 2020 के बाद एक दिन में अमेरिका में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। वहीं कमोडिटी में भी तेज गिरावट आई तो क्रूड भी फिसल गया। फिलहाल राहत की बात सिर्फ ये है कि ये महंगाई जून के 40 सालों के हाई लेवल 9.1% से कम है। वहीं अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़कर 3.7% तक पहुंच गई है, जो जुलाई में 3.5% थी। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यूएस फेड रिजर्व ब्याज दरों में फिर बढ़ोतरी कर सकता है और 20-21 सितंबर तक बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। इन सब के बीच देश के सीपीआई के आंकड़ों ने भी टेंशन दे दी है, जो अनुमान से ज्यादा रहे। अगस्त महीने में रिटेल महंगाई दर 7% दर्ज की गई, जबकि जुलाई महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल महंगाई दर घटकर 6.7% हो गई थी। वहीं अगस्त महीने के कोर महंगाई दर की बात करें तो ये 5.8% से बढ़कर 5.9% हो गई थी। इसके साथ ही आए आईआईपी के आंकड़े भी निराश करने वाले हैं। जुलाई इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ 11.5% से घटकर 2.4% हो गया है।
बहरहाल ये महंगाई क्या कहती है, क्या जो दिख रही है वो वही है या फिर इस महंगाई के और भी मायने हैं, ये बड़ा सवाल है। ईट नाउ स्वदेश। बिल्कुल, तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये महंगाई आखिर कहती क्या है, इसका क्या मतलब है, कब तक ये महंगाई रहेगी, क्योंकि दुनिया भर के जो रिजर्व बैंक्स हैं या जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कोशिश करने में लगे हैं कि महंगाई को रोका जाए। क्यों ये काबू में नहीं आ पा रही, आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई को काबू में किया जाए, ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं, चाहे वो यूएस है या यूरोप है या भारत है, लेकिन ये महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ज्यादातर जो श्रेय है इस इन्फ्लेशन का वो सप्लाई साइड के शॉक्स को जाता है। अगर आप यूएस की चर्चा कर रहे थे, वो हम तो देख ही रहे हैं वहां महंगाई की दर, लेकिन अगर आप यूरोजोन की तरफ देखें तो वहां पर जिस तरह से एनर्जी प्राइसेस ऊपर चले गए हैं, खास करके नेचुरल गैस के प्राइसेस जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में बढ़े हैं, तो ये सब जो महंगाई के कारण है, अगर आप देखें तो ये सप्लाई साइड शॉक्स है। और इन सब सप्लाई साइड शॉक्स के पीछे अगर आप देखें तो कोई स्ट्रक्चरल कारण नहीं है, ये सब इवेंट ड्रिवन शॉक्स है। कुछ समय पहले कमोडिटीज की सप्लाई रुक गई थी बिकॉज शिपिंग पे बाधा पड़ी थी, कई सारे पोर्ट्स बंद हो गए थे। आज उसके बाद आया सेमीकंडक्टर को लेके एक क्राइसिस, और आज जो हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई को लेके जो बाधा पैदा हो रही है। तो जब तक ये सप्लाई साइड के शॉक्स दूर नहीं होंगे, तब तक इन सारे इकोनॉमीज को इस तरह की इन्फ्लेशन की मार जो है वो झेलनी पड़ेगी। तो अब क्या रास्ता बचता है, क्योंकि ये सप्लाई साइड के जो इश्यूज हैं ये तुरंत तो सॉल्व होते दिख नहीं रहे हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस वॉर की हम चर्चा कर रहे हैं जैसे जो हो रही है वो अभी तुरंत खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। तो ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा क्या कोई और रास्ता है? ब्याज दरें तो सेंट्रल बैंक्स बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो देखिए, ब्याज दरों का पहला जो असर होगा वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे होगा, लेकिन जो आज यूरोप में जिस तरह की किल्लत है फ्यूल प्राइसेस की, वो तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है नहीं। वो तो मतलब आप समझे तो आपकी रोज की जिंदगी की वो एसेंशियल आइटम है। तो इस केस में तो इसका जो कास्केडिंग इफेक्ट होगा, मतलब फ्यूल प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो आपके घर के जो बिजली की खपत है उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो साथ ही साथ जो आपकी खपत में आने वाले कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रही हैं उन कंपनीज के भी फ्यूल कॉस्ट बढ़ेंगे, तो वो भी दाम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप देखें इमीडिएट तौर पर अगर जैसा नजारा दिख रहा है वो तो काफी मायूसी सा ही माहौल पैदा कर रहा है। तो बिना कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के सॉल्यूशन के मुझे नहीं लगता है कि ये आसानी से सिर्फ सेंट्रल बैंकर्स के हाथ में है इस प्रॉब्लम को ब्याज दर बढ़ाकर डील करने में। In association with BSE, experience the new. शेयर से लेकर फाइनेंशियल केयर तक, ट्रेडिंग कॉल से